नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पोत एवं परिवहन क्षेत्र से। हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए तटीय नौवहन विधेयक 2020 का प्रारूप जारी किया है। तटीय नौवहन भारत के किसी भी बंदरगाह या स्थान से भारत में किसी अन्य बंदरगाह के माध्यम से परिवहन की गतिविधि को संदर्भित करता है। तटीय नौवहन परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में वहनीय है और इससे उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। ये विधेयक तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तटीय नौवहन में सुधार करने और विनियमित करने के लिए लक्षित है। वर्तमान में तटीय नौवहन वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 द्वारा शासित है। आइए अब जानते हैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं। तटीय नौवहन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय पोतों को प्रोत्साहित करते हुए प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण करना और परिवहन लागत को कम करना। समुद्री तटीय परिवहन के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों के निर्बाध एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन सामरिक योजना का विकास करना। ये तटीय व्यापार के लिए भारतीय ध्वजवाहक पोतों के लिए व्यापारिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ये भारत के तटीय व्यापार के बारे में सभी जानकारी से युक्त एक राष्ट्रीय तटीय नौवहन रजिस्टर का उपबंध करता है। अगली खबर बांधों से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना यानी डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP के चरण 2 और चरण 3 को स्वीकृति प्रदान की है। जल शक्ति मंत्रालय विश्व बैंक के सहयोग से चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार के लिए DRIP को लागू कर रहा है। आपको बता दें कि DRIP का प्रथम चरण वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ था और इसकी अवधि 6 वर्ष की थी। DRIP के द्वितीय चरण और तृतीय चरण को 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। ये शुरुआत में 19 राज्यों और 3 केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करेगा। आइए अब जानते हैं DRIP के उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करना है। भागीदार राज्यों के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर भी बांध सुरक्षा से संबंधित संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का पता लगाना जिससे बांध के स्थायी संचालन और रखरखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। इसके द्वारा भौतिक पुनरुद्धार और परिचालन और रखरखाव नियमावली, आपातकालीन कार्रवाई योजना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का निर्माण आदि जैसे संरचनात्मक के साथ साथ गैर संरचनात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए अब बांध प्रबंधन में सुधार के लिए उठाए गए अन्य कदमों को भी जानते हैं। भारत में सभी बड़े बांधों के लिए संपत्ति और उत्तम अवस्था डेटा के प्रभावी संग्रह एवं प्रबंधन के लिए धर्मा यानी डैम हेल्थ रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर निर्मित किया गया है। दक्षिण भारतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर भूकंपीय खतरे का अनुमान लगाने के लिए भूकंपीय विपदा विश्लेषण सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई है। नीति आयोग ने भूमि स्वामित्वाधिकार पर राज्यों के लिए नियम और प्रारूप अधिनियम जारी किया। ये प्रारूप अधिनियम राज्य सरकार को सभी या किसी भी प्रकार की अचल संपत्तियों के लिए स्वामित्व पंजीकरण की व्यवस्था करने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी मुकदमों को कम करना और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में सुधार करना है। भूमि स्वामित्वाधिकार एक दस्तावेज है जो भूमि या एक अचल संपत्ति के स्वामित्व को निर्धारित करता है। भारत में भूमि स्वामित्व को विभिन्न रिकॉर्डों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जैसे बिक्री दस्तावेज, संपत्ति कर दस्तावेज, सरकारी सर्वेक्षण रिकॉर्ड आदि। आइए अब जानते हैं इस प्रारूप अधिनियम की कुछ विशेषताएं। ये प्रावधान करता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्वत्वाधिकार रिकॉर्ड में प्रविष्टि से कष्ट होता है तो वो इस प्रकार की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष के भीतर स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी स्वामित्व के रजिस्टर में और विवाद रजिस्टर में एक प्रविष्टि करेगा और मामले को भूमि विवाद समाधान अधिकारी को संदर्भित करेगा। भूमि विवाद समाधान अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट पक्ष इस प्रकार के आदेशों के पारित होने के 30 दिनों के भीतर भू स्वामित्व अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। भू स्वामित्व अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसी अपीलों की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। इस प्रकार की अपील 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। भारत में भू स्वामित्व अधिकार विभिन्न कारणों से स्पष्ट नहीं है,
जैसे जमींदारी व्यवस्था के विरासत से संबद्ध मुद्दे, कानूनी ढांचे में अंतराल और भूमि के रिकॉर्ड का निम्न स्तरीय प्रशासन। हालांकि स्पष्ट स्वत्वाधिकार के कई लाभ हैं। इससे किसानों के लिए ऋण तक सरल पहुंच सुनिश्चित होगी, बड़ी संख्या में भूमि से संबंधित मुद्दों में कमी आएगी, पारदर्शी रियल एस्टेट लेन देन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को सक्षम बनाया जा सकेगा। अगली खबर उर्वरक क्षेत्र से संबंधित है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजनाओं के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया। औषध विभाग द्वारा पहले कई उद्देश्यों के लिए 2 PLI योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं, जिनमें शामिल है चयनित थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना, और दूसरी है आयात पर निर्भरता को कम करना और बल्क दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की निर्माण लागत में कमी लाना। आइए अब इन योजनाओं में हुए बदलावों को जानते हैं। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। इसके तहत अब चयनित आवेदक द्वारा न्यूनतम सीमा निवेश मानदंडों के स्थान पर प्रतिबद्ध यानी कमिटेड निवेश को स्थान दिया गया है। इसके साथ ही इस योजना की अवधि को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरी योजना है भारत में महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्रियों या मध्यवर्ती दवाओं या सक्रिय दवा सामग्री यानी APIs के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। इस योजना में भी न्यूनतम सीमा निवेश मानदंडों के स्थान पर प्रतिबद्ध यानी कमिटेड निवेश को स्थान दिया गया है। इसके साथ ही केवल घरेलू बिक्री के लिए पात्र उत्पादों को बेचने को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। 10 उत्पादों के लिए न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता में परिवर्तन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए एक तंत्र को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने वर्ष 2014 से एथेनॉल के प्रशासित मूल्य को अधिसूचित किया है, जिससे एथेनॉल की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 में 38 करोड़ लीटर थी, जो बढ़कर एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2019-20 में 195 करोड़ लीटर से अधिक हो गई है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो कार्बोहाइड्रेट और फसलों तथा अन्य पौधों एवं घासों की सेलुलोसी सामग्री के किण्वन से उत्पादित होता है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा एथेनॉल खरीद के लिए तंत्र। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का एक सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करती है। इस दिशा में किए जाने वाले उपाय के रूप में तेल विपणन कंपनियों को गुड़, गन्ने के रस, चीनी, चाशनी, खराब हो चुका खाद्यान्न, अधिशेष खाद्यान्न जो कि राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय नीति द्वारा तय किया गया है। इसके अलावा फल और सब्जियों के अपशिष्ट आदि से प्राप्त एथेनॉल की खरीद करनी होती है। सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को भी लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियों द्वारा 10% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की जाती है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को इसलिए शुरू किया गया ताकि आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके, विदेशी मुद्रा का संरक्षण किया जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। मंत्रिमंडल ने जूट सामग्री से होने वाली पैकेजिंग के अनिवार्यता संबंधी मानदंडों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय में कहा गया है कि 100% खाद्यान्न और 20% चीनी अनिवार्य रूप से विविध जूट बोरों में पैक किए जाएंगे। जूट उद्योग मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र पर निर्भर है, यानी सरकार खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए जूट के बोरों की खरीद करती है। इस निर्णय से लगभग 3.7 लाख श्रमिकों और कई लाख किसान परिवारों को लाभ होगा, जो अपनी आजीविका के लिए जूट क्षेत्रकों पर निर्भर हैं। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF। हाल ही में RIDF के अंतर्गत नाबार्ड ने गोवा राज्य में विभिन्न सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया है। सरकार ने वर्ष 1995-96 में नाबार्ड के तहत RIDF का सृजन किया था, ताकि कम लागत में वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण अवसंरचना में सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश का समर्थन किया जा सके। पात्र गतिविधियों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण संपर्क। इसके तहत पात्र संस्थान है राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम या राज्य सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित या समर्थित संगठन, पंचायती राज संस्थान, स्वयं सहायता समूह या गैर सरकारी संगठन आदि।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी को भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्ययन बोर्ड द्वारा ISO 17020-2012 प्रत्ययन प्रदान किया गया है। एनपीसी को ये प्रत्ययन खाद्य सुरक्षा, लेखा परीक्षण के क्षेत्र में और कृषिगत उत्पादों के वैज्ञानिक रीति से भंडारण में उल्लेखनीय निरीक्षण और लेखा परीक्षण कार्यों के लिए दिया गया है। ये एनपीसी को खाद्य व्यवसाय संचालकों का स्वतंत्र तृतीय पक्ष लेखा परीक्षण करने में सक्षम बनाएगा। एनपीसी भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ये सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के एक समान प्रतिनिधित्व वाला त्रिपक्षीय गैर लाभकारी संगठन है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को प्रोत्साहन। सब पावर नई योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई है। ये भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। ये विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान के वित्त पोषण में व्याप्त लैंगिक असमानता को कम करेगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्र में स्नातक महिलाओं का वैश्विक औसत 35% है। वहीं भारत में ये 40% है। हालांकि 30% के वैश्विक औसत की तुलना में भारत केवल 14% महिला शोधकर्ताओं को ही नियोजित करता है। इस योजना के 2 घटक हैं, सर्ब पावर के लिए फेलोशिप और सर्ब पावर अनुसंधान अनुदान। सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। सुरक्षित एप्लीकेशन यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, साई एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ये इंटरनेट पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए 2 पक्षों के बीच एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये मॉडल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद आदि के समान है और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। मालधारी जनजाति प्रोजेक्ट लॉयन यानी सिंह परियोजना के अंतर्गत गिर संरक्षण क्षेत्रों के भीतर से मालधारी जनजाति के लोगों को दूसरे स्थान पर बसाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मालधारी जनजाति गुजरात में चरवाहों का एक समुदाय है। ये नेस नामक बस्तियों में रहते हैं और अपनी वाटर बफेलो यानी जल भैंसों का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। मालधारी जनजाति के लोग पिछले हजारों वर्षों से गिर राष्ट्रीय उद्यान के बन्नी घास के मैदान वाले आरक्षित क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारतीय रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को प्रस्थान स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक उनकी पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।